आज की इस चर्चा में स्वागत है। हमारे पास कल के अणु आज नाम के एक स्रोत से कुछ काफी दिलचस्प जानकारी आई है। हाँ, और ये स्रोत दिखा रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग कैसे बदल रही है। मतलब अपनी पुरानी पहचान से काफी आगे निकल रही है। बिल्कुल। तो आज इसी पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्षेत्र कैसे बदल रहा है और भविष्य में क्या हो सकता है। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ फैक्ट्री चलाने या मतलब तेल साफ करने तक ही सीमित नहीं रहा। अब ऐसा लगता है भूमिका ही बदल गई है। सही कहा। स्रोत तो यही कहता है कि केमिकल इंजीनियर्स अब उन बड़ी चुनौतियों पर काम कर रहे हैं जो पूरी दुनिया के सामने हैं। जैसे टिकाऊ ईंधन बनाना या फिर बिल्कुल नई किस्म की बेहतर सामग्री, एडवांस्ड मटेरियल जिन्हें कहते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। और इसमें दिलचस्प बात यह है जो स्रोत बताता है कि ये सिर्फ बातें नहीं है, इस पर काम हो रहा है। अच्छा, कुछ उदाहरण है सोर्स में? हाँ, है ना। जैसे वो कार्बन न्यूट्रल अमोनिया की बात कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल अमोनिया? मतलब ऐसा अमोनिया जिसे बनाने में कार्बन उत्सर्जन न हो। सोचिए, ये समुद्री जहाजों के लिए एक बिल्कुल नया साफ ईंधन बन सकता है। अरे वाह, जहाजों के लिए साफ ईंधन, ये तो बहुत ही अहम बात है। और इसी तरह बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर भी काम चल रहा है। हाँ, ये तो बहुत सुना है, मतलब वो प्लास्टिक जो खुद गल जाए। हाँ बिल्कुल, इस्तेमाल के बाद आसानी से प्रकृति में घुल जाएं, ताकि कचरे के ढेर न लगे। और एक और चीज है, एआई वाले रिएक्टर। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले रिएक्टर्स, ये क्या चीज है? ये तो सुनने में बड़ा फ्यूचरिस्टिक लगता है तो लेकिन स्रोत कहता है ये हकीकत बन रहा है। ये रिएक्टर्स न सिर्फ ऑटोमेटिक हैं, बल्कि ये खुद ब खुद सीखते हैं। मतलब वो अपनी प्रक्रिया को, प्रोसेस को रियल टाइम में बेहतर बनाते जाते हैं। इससे उत्पादन ज्यादा कुशल हो सकता है, ज्यादा सुरक्षित। अविश्वसनीय। तो ये सब लैब में हो रहा है या? हाँ, लैब में और कुछ शुरुआती पायलट प्रोजेक्ट्स में भी। ये दूर के सपने नहीं रहे अब। तो इसका मतलब ये हुआ कि केमिकल इंजीनियरिंग अब अकेली नहीं है, मतलब दूसरे फील्ड्स के साथ मिलकर काम कर रही है। हाँ बिल्कुल, सही पकड़ा। स्रोत यही इशारा कर रहा है कि आने वाले वक्त में केमिकल इंजीनियरिंग का बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी और डेटा साइंस के साथ रिश्ता और गहरा होगा। मतलब इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। बिल्कुल, ये सब क्षेत्र मिलकर काम करेंगे। तो क्या भविष्य के केमिकल इंजीनियर को फिर बायोलॉजी और कंप्यूटर साइंस भी जानना होगा? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन हाँ, इन क्षेत्रों के एक्सपर्ट्स के साथ मिलकर काम करने की वो काबिलियत जरूरी होगी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें, हाँ, तो लक्ष्य है ऐसी प्रक्रियाएं बनाना जो ज्यादा साफ हों, तेज हों और ज्यादा स्मार्ट हों। और साथ ही दुनिया की बढ़ती जरूरतें भी पूरी करनी है, ऊर्जा की, भोजन की, सामग्री की। ये तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लगती है ही। और यही संतुलन साधना है, नई खोजें भी करना और दुनिया की जरूरतें भी जिम्मेदारी से पूरी करना। यही केमिकल इंजीनियरिंग के भविष्य का, कह सकते हैं, सार है। तो इस सब का क्या मतलब है? अगर हम इस पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें, तो स्रोत कह रहा है कि केमिकल इंजीनियरिंग अब एक बहुत डायनामिक, मतलब गतिशील और कई विषयों को जोड़ने वाला क्षेत्र बन गया है। हाँ, और इसका फोकस टिकाऊपन पर है, सस्टेनेबल इनोवेशन पर। मतलब सिर्फ नए अणु या केमिकल बनाना ही काफी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब सोच बदल रही है। बात जिम्मेदारी से इनोवेशन करने की है। अणु बनाने से पहले उसके पूरे जीवन चक्र, उसके असर के बारे में सोचना, ये जरूरी हो गया है। जिम्मेदारी के साथ इनोवेशन, ये सुनने में बहुत सही लगता है। और स्रोत भविष्य की एक ऐसी तस्वीर दिखाता है जहां किसी भी नई चीज को डिजाइन करते वक्त उसके ग्लोबल असर के बारे में सोचना वो एक स्वाभाविक हिस्सा होगा। अच्छा, लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी उठता है। क्या सवाल? खोजें हो रही हैं, उन्हें असल दुनिया में बड़े पैमाने पर सबके फायदे के लिए कितनी जल्दी लाया जा सकता है? हाँ, ये बात तो है। लैब से मार्केट तक का सफर। हाँ, वो सफर अक्सर लंबा और मुश्किल होता है। उसे कैसे तेज और असरदार बनाया जाए, ये एक अहम सवाल है। वाकई। तो ये स्रोत हमें याद दिलाता है कि केमिकल इंजीनियरिंग का भविष्य सिर्फ नई खोजों में नहीं, बल्कि बड़ी जिम्मेदारियों में भी है। सोचते रहिएगा, भविष्य प्रति